हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में मैंने आपसे जो लास्ट बात की थी राजपूत काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और राजपूत काल में हमने बेसिकली 4 राजवंशों की चर्चा आपसे की थी। 4 राजवंशों में सबसे पहला जो राजवंश था वो था प्रतिहार, दूसरा था परमार या पवार राजवंश, तीसरा था चालुक्य या सोलंकी राजवंश, और चौथा था चौहान राजवंश। देखिए, सबसे पहले हम प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पहले किसके बारे में? परमार राजवंश के बारे में। परमार के बाद फिर चालुक्य, चालुक्य के बाद चौहानों के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, परमार जो राजवंश है बेसिकली इसका इतिहास राजस्थान से रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं है। हम ये कहें कि इनका राजस्थान से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा। जिस समय प्रतिहार शासक शासन कर रहे थे उस समय में परमार भी राजपुताना के कुछ भूभाग पर शासन कर रहे थे। उस समय हम कहें कि चौहान भी कुछ भूभाग पर शासन कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम कहें कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश भी शासन कर रहा था। ये सामंतों के रूप में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। और जैसे प्रतिहार वंश की समाप्ति हुई, निश्चित रूप से इन वंशों का क्या हो गया? उदय हो गया। ठीक है, या इन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की क्या कर डाली? स्थापना कर डाली। परमारों का राजस्थान से मैंने कहा कि बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा है। जो भी संबंध रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखो, सबसे पहली बात, मूलतः इनका शासन क्षेत्र, मूलतः इनका जो शासन क्षेत्र रहा है वो रहा है मालवा। कहां रहा है? मालवा। और मालवा मतलब वर्तमान एमपी वाला जो भूभाग है। ठीक है, देखो, परमार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कई बार पूछा, जनरली आपसे पूछा जाए कि भाई परमार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर का मतलब दूसरा और मार का मतलब मारना। दूसरा मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। कौन? परमार। ठीक है, क्योंकि देखो, हमने कहा कि मूलतः मालवा के शासक थे, लेकिन राजस्थान के किन भूभागों से संबंध रहा है उनकी बात आपसे हमें करनी है। देखिए, परमार जो राजवंश है इसकी राजस्थान में 2 शाखाएं थी। क्या थी? 2 शाखाएं। ठीक है, एक शाखा की मैं बात करता हूं। एक शाखा थी आबू के परमार। कहां के परमार? आबू के परमार। ठीक है, और दूसरी शाखा की मैं आपसे बात करूंगा। पहले आबू के परमारों की बात कर लेता हूं। देखो, आबू में परमार वंश के जो संस्थापक हैं, आबू में परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं धूमराज। आपसे पूछा जाए कि भाई आबू में परमार वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? धूमराज परमार कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, धूमराज परमार जो है इनकी राजधानी की मैं बात करता हूं, या हमें पूछूं कि भाई आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? आबू के परमारों की राजधानी थी चंद्रावती। क्या थी? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भाई आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती थी। चंद्रावती मतलब वर्तमान माउंट आबू सिरोही। ठीक है, देखो, आगे चलकर धूमराज परमार जो है इनके वंशज हुए धुंधक परमार। मैं यहां लिख देता हूं, धूमराज परमार के वंशज धूमराज परमार जो हैं इनके वंशज कौन हुए? धुंधक परमार। एक शासक हुए, मैं बात करूं आपसे धुंधक परमार। ये धुंधक परमार जो है इनके समय में देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, मैं बात करूं धुंधक परमार के समय में 1031 ईस्वी में, 1031 ईस्वी में देलवाड़ा के विमल शाही जैन मंदिरों का, विमल शाही जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। कब किया गया?
1031 ईस्वी में जब आबू के परमार शासक कौन थे? धूमराज परमार के वंशज धुंधक परमार थे। उस समय 1031 ईस्वी में देलवाड़ा के जैन मंदिरों का, विमल शाही जैन मंदिरों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ये जो जैन मंदिर है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या इन्हीं को बोलते हैं ऋषभदेव। क्या बोलते हैं? आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक है, देखो ये जो जैन तीर्थ, ये जो विमल शाही जो जैन मंदिर है, इनके शिल्पकार कौन थे? इनके शिल्पकार थे कीर्तिधर। कौन थे? कीर्तिधर। ठीक है भाई, देखो और हम ये कह सकते हैं कि भाई धुंधक परमार के समय में 1031 ईस्वी में देलवाड़ा के विमल शाही जैन मंदिरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। इन जैन मंदिरों के शिल्पकार कौन थे? कीर्तिधर थे। ठीक है, देखो आगे हम देखते हैं परमार शासकों के द्वारा हम बात करते हैं। परमार जो शासक हैं, उन्होंने आबू क्षेत्र में अपनी कुल देवी, इनकी कुल देवी थी, परमार शासकों की कुल देवी थी, कुल देवी का नाम था अचला देवी। क्या नाम था? अचला देवी। ये अचला देवी जो है, इसके मंदिर का निर्माण कराया और इन्हीं के नाम पर एक दुर्ग बनवाया और उस दुर्ग का नाम रखा गया अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। ये भी कहां है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही। तो परमार शासकों ने अपनी कुल देवी अचला देवी के नाम पर क्या करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और ये दुर्ग वर्तमान में कहां है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संबंध राजस्थान से नहीं रहा है। आबू के परमारों में देखो संस्थापक धूमराज परमार थे। राजधानी किसको बनाया? चंद्रावती को बनाया। धूमराज परमार के वंशज धुंधक परमार के समय में 1031 ईस्वी में देलवाड़ा के विमल शाही जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ये जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। इन जैन मंदिरों के शिल्पकार कौन थे? कीर्तिधर थे। और इधर मैंने बात की है परमार शासकों ने अपनी कुलदेवी अचला देवी के नाम पर कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो ये तो देखो जनरल छोटी सी बात हुई किसके बारे में? आबू के परमार। दूसरा देखो यहां में सेकंड जो दूसरी जो शाखा है राजस्थान में, दूसरी शाखा की मैं बात करता हूं तो दूसरी शाखा है बागड़ के परमार। कहां के परमार? बागड़ के परमार। अब आपसे पूछा जाए भाई बागड़ क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र के बारे में मैंने आपको डिटेल से राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लासेज जो चल रही हैं उसमें भौगोलिक उपनाम पढ़ाया है। बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो बागड़ के परमारों की अगर मैं बात करता हूं तो देखो महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही लाइन पढ़नी है। बागड़ के परमारों की राजधानी, सीधा पेपर में आता है, बागड़ के परमारों की राजधानी थी, क्या थी? अथूर्णा। अथूर्णा। और अथूर्णा कहां पड़ता है? वर्तमान बांसवाड़ा में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में सीधा पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, ना कोई शासक का कोई बड़ा जिक्र है। ठीक है, क्योंकि मूलतः मालवा के शासक रहे हैं, राजस्थान से बहुत ज्यादा संबंध इन लोगों का नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बागड़ के परमारों की राजधानी क्या रही है? अथूर्णा रही है, जो कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। अथूर्णा के जैन मंदिर पेपर में पूछा जाता है कहां स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मतलब बागड़ के परमारों की राजधानी क्या थी? अथूर्णा बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से देखो प्रतिहारों के बाद हमने बात की है किसकी? परमार राजवंश की। तो मैंने कहा कि परमार राजवंश का बहुत ज्यादा संबंध राजस्थान से नहीं रहा है। उसके बाद फिर आता है हमारा चालुक्य। देखो चालुक्य जो है उनका भी राजस्थान से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा। अगर जनरली मैं यहां बात करता हूं आपसे, इंडिया के मैप की बात करता हूं, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में मैं यहां देखता हूं तो ये राजस्थान है। ठीक है, यहां अभी मैं बात कर रहा था मालवा, एमपी वाला सेक्शन है मालवा। ठीक है, यहां मैं बात करता हूं तो ये गुजरात वाला सेक्शन है। ठीक है, और यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान वाले सेक्शन की। और देखो पहले यहां मैं बात करता हूं तो अवंती, यहां से सबसे पहले मैंने प्रतिहारों की बात की। प्रतिहार जो है अवंती से राजस्थान, राजस्थान से घूमते हुए वापस अवंती, और अवंती के बाद लास्ट में कन्नौज, और कन्नौज में इनकी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको, अंतिम जो शासक मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में। ठीक है,
अंतिम जो शासक था वो था यशपाल। कौन था? यशपाल। ठीक है, और इसकी मृत्यु के पश्चात जो प्रतिहार वंश समाप्त हुआ और कन्नौज पर कौन से वंश का शासन स्टार्ट हुआ? गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? गहड़वाल वंश। ये लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, अब देखिए, चूंकि प्रतिहार समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद मैंने परमाणु की बात की। परमाणु का मूलतः संबंध किससे रहा है? मालवा से रहा है। किससे रहा है? मालवा से। जितना भी संबंध राजस्थान से रहा है वो मैंने बता दिया है, आबू के परमार और बागड़ के परमार। उसके बाद आते हैं हमारे परमाणु के बाद चालुक्य। क्या आते हैं? चालुक्य या सोलंकी। चालुक्य या इन्हीं को क्या बोलते हैं? सोलंकी। इनका संबंध मूलतः कहां से रहा है? गुजरात से रहा है। कहां से रहा है? राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये समकालीन शासक रहे। जिस समय राजपुताना के इस भूभाग पर चौहानों का शासन था, किसका? चौहानों का शासन था। उस समय गुजरात पर किसका? चालुक्यों का शासन था। तो चालुक्य और चौहानों के मध्य लगातार संघर्ष हुए हैं। उन संघर्षों के बाद जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, तो चालुक्य के बारे में स्पेशली अलग से कोई राजस्थान के संदर्भ में इतिहास नहीं है। वैसे चालुक्यों के संदर्भ में बहुत बड़ा इतिहास गुजरात के संदर्भ में रहा है। ठीक है, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्यों के बाद फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश की बात करने जा रहे हैं, जिसका पूर्णतः संबंध ही राजस्थान से रहा है, और वो राजवंश है कौन सा? चौहान राजवंश। हाँ, तो देखो आगे मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण है चौहान राजवंश। देखो, चौहान राजवंश की आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, और चौहान राजवंश के बारे में जनरली हम बात करते हैं। उससे पहले चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत मैं सीधा लिख देता हूं। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत, संबंधित मत। कौन कौन से मत चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित है? सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूं आपसे अग्निकुल से उत्पन्न। अग्निकुल से उत्पन्न, अग्निकुंड से बोल देते हैं चाहे। यह बात कही गई किसके द्वारा कही गई? देखो, यह बात कही गई पृथ्वीराज रासो, मतलब चंद्रप्रदायी के द्वारा, पृथ्वीराज रासो के द्वारा। ठीक है, यह बात कही गई किसके द्वारा? मोहनोत नैन्सी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करता हूं, यह बात कही गई किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण, हम कह सकते हैं वंश भास्कर ग्रंथ, मोहनोत नैन्सी ख्यात और पृथ्वीराज रासो, इन तीन ग्रंथों के अनुसार चौहान जो है वो अग्निकुल से या अग्निकुंड से क्या थे? उत्पन्न थे या उत्पन्न हुए। ठीक है, तो पहला मत। दूसरा मत मैं बात करता हूं आपसे, चौहान तो क्या थे? सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी। ये मत भी हम देख चुके हैं। ये बात कही गई किसके द्वारा? हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। ये बात कही गई पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, ये जो ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, इनमें इस बात, इसके अलावा मैं कह सकता हूं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यहां लिख देता हूं पंडित गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा। ठीक है, देखो पृथ्वीराज विजय जो है इनके रचयिता कौन थे? जयानक। और हम्मीर महाकाव्य जो है इनके रचयिता कौन थे? नयनचंद्र शूरी। ठीक है, इन्होंने इन ग्रंथों की क्या की? रचना की। बेसिकली इन ग्रंथों में कहा गया कि भाई राजपूत या सॉरी चौहान तो कौन है? सूर्यवंशी हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, अगला मत जो है वो है चंद्रवंशी। चंद्रवंशीय। देखो, एक शिलालेख है अचलेश्वर, अचलेश्वर शिलालेख। ठीक है, और एक और शिलालेख है हांसी, हांसी शिलालेख। ये दोनों शिलालेख कहते हैं कि चौहान तो कौन है? चंद्रवंशीय है।
उसके बाद अगला जो मत देखते हैं हम, वो बात करते हैं इंद्र के वंशज। किसके वंशज? इंद्र के वंशज। ये बात कौन कहता है? शेवाड़ी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? शेवाड़ी अभिलेख जो है वो कहता है कि चौहान तो किसके वंशज माने जाते हैं? किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज हैं। और एक और महत्वपूर्ण मत हम देख लेते हैं यहां, नंबर 5, ब्राह्मण वंशीय। ब्राह्मण वंशीय, ये बात कही गई किसके द्वारा? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आपसे बिजोलिया शिलालेख के साथ साथ पंडित गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा और एक और दशरथ शर्मा, ये कहते हैं कि क्या है? राजपूत तो या चौहान तो कौन है? ब्राह्मण वंशीय हैं, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण माना। वत्स गोत्र का ब्राह्मण, ठीक है। जबकि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि क्या थे? नागर वंशीय ब्राह्मण थे। क्या थे? नागर वंशीय ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो, चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत। अग्निकुल से उत्पन्न पृथ्वीराज रासो मोहनत नैन्सी सूर्यमल मिश्रण। सूर्यवंशी बताया महावीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। चंद्रवंशी की बात करते हैं तो अचलेश्वर शिलालेख और हांसी शिलालेखों में कहा गया है चंद्रवंशी, और शेवाड़ी अभिलेख में कहा गया है इंद्र के वंशज। और बिजोलिया शिलालेख गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जो इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि चौहान तो कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे, ठीक है भाई। तो ये जनरली चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित क्या हुए? मत हुए। अब मैं एक एक करके आगे इसमें बात करता हूं। देखो, जैनक द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार, किसके अनुसार बात कर रहा हूं मैं? जैनक द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार मैं बात कर लेता हूं यहां। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, और किसने लिखा? जयानक। जैनक द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान शब्द की जो उत्पत्ति है वो चहमान शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? चहमान शब्द से मानी जाती है। चौहान शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? चहमान शब्द से मानी जाती है। यहां चहमान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, चहमान का शाब्दिक अर्थ है चा, है, मा, ने। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, चा का शाब्दिक अर्थ है चाप, ऑब्लिक हम कह सकते हैं धनुष। तो ऐसे शासक जो चाप या धनुष विद्या में निपुण हो, ठीक है। दूसरा है का तात्पर्य हरि, मतलब भागवत धर्म। ऐसे शासक जो हरि को मतलब भागवत धर्म के सनातन धर्म को मानते हों। मां का तात्पर्य है मान सम्मान। ऐसे शासक जो बड़ों का मान सम्मान करते हों, अतिथियों का मान सम्मान करते हों। और ने का तात्पर्य है नीतिवान। क्या है? नीतिवान। अब देखिए, वे शासक जो चाप या धनुष विद्या में निपुण हों, हरि या भागवत धर्म को मानते हों, अतिथियों का बड़ों का मान सम्मान करते हों और नीतिवान हों, वे शासक कहलाए क्या? चहमान। और चहमान से बिगड़कर ही बना क्या? चौहान। क्या बना? चौहान। तो चौहान शब्द या चहमान शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब देखिए आगे मैं बात करता हूं। प्रारंभिक तौर पर ये जो चौहान है, कहां से इनकी शुरुआत हुई और कैसे करके हम इनकी एक एक करके बात करते हैं। प्रारंभिक तौर पर चौहान जो है जांगल देश के निवासी थे। कहां के निवासी थे? प्रारंभिक तौर पर चौहान कहां के निवासी थे? जांगल देश। जांगल देश के निवासी थे, ठीक है। और जांगल देश के बारे में हम जानते हैं वर्तमान बीकानेर, नागौर,
और उत्तरी जोधपुर। प्रारंभिक तौर पर चौहान जांगल देश के निवासी थे, पहली बात। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर बोले तो वर्तमान नागौर, ये इनकी राजधानी थी। आपसे पूछा जाए कि भाई प्रारंभिक तौर पर चौहान कहां के निवासी थे? जांगल देश के निवासी थे। आपसे पूछा जाए कि भाई चौहानों की सबसे प्राचीनतम या प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अहिछत्रपुर नागौर। देखो, जांगल देश के जो चौहान हैं उनको जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चौहानों ने अपने साम्राज्य को क्या कर दिया? विस्तृत किया। साम्राज्य को विस्तृत किया तो फिर आगे साम्राज्य को विस्तृत करने के दौरान इन्होंने सपाद लक्ष्य का तात्पर्य है वर्तमान सांभर जो है उस समय क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य कहलाता था। अपने साम्राज्य को विस्तृत करके इन्होंने सपाद लक्ष्य या सांभर को अपने अधिकार में लिया और अपने साम्राज्य को यहां तक बढ़ा लिया। साम्राज्य को यहां तक बढ़ाने के बाद फिर इन्होंने राजधानी अहिछत्रपुर के स्थान पर बदलकर क्या कर दी? सांभर की। सपाद लक्ष्य या सांभर के चौहान कहलाए। अभी तक जांगल देश के चौहान कहलाए, प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। साम्राज्य को विस्तृत किया, सांभर वाले भूभाग पर अधिकार किया, सपाद लक्ष्य वाले भूभाग पर अधिकार किया, तब कहलाए सांभर के चौहान। और राजधानी क्या बन गई? सांभर या सपाद लक्ष्य। देखो, सांभर के जो चौहान हैं, अभी तक किसी व्यक्ति विशेष के नाम का जिक्र नहीं मिला है हमें। ठीक है, सांभर के जो चौहान हैं इन्हें शाकंभरीश्वर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? शाकंभरीश्वर। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा है कि जांगल देश के जो शासक हैं जांगलधर बादशाह के नाम से जाने जाते थे, उसी प्रकार से सपाद लक्ष्य या सांभर के चौहान क्या कहलाते हैं? शाकंभरीश्वर के नाम से जाने जाते थे। देखिए, यहां फिर एक जिक्र मिलता है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। देखो, ये जो शिलालेख है इसके बारे में पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। इस शिलालेख की तिथि है 5 फरवरी 1170 ईस्वी और इसके रचयिता जो है, बिजोलिया पड़ता है कहां? भीलवाड़ा में। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र है। ठीक है, 5 फरवरी 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख है। इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र है। शिलालेख की रचना चौहान, अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर के समय में की गई। एक और बात में लिख देता हूं, रचना कब हुई, रचयिता और किन के समय में हुई? सोमेश्वर चौहान। अजमेर के चौहान शासक कौन? सोमेश्वर चौहान के समय में इस शिलालेख की क्या हुई? रचना हुई। ठीक है, अब देखो, ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये वही शिलालेख है जो चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताता है। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार सांभर के चौहान वंश के संस्थापक, कहां के? सांभर के चौहान वंश के संस्थापक कौन? किसको माना? वासुदेव चौहान को माना। किसको माना? वासुदेव चौहान थे। इस बात को कहता है कौन? बिजोलिया शिलालेख कि भाई सांभर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। और सांभर में चौहान वंश की स्थापना के साथ साथ कौन सी झील? सांभर झील। सांभर झील का सबसे पहले क्या कराया? विकास कराया। यह जानकारी मिलती है हमें कौन से शिलालेख से? बिजोलिया शिलालेख। तो हम कह सकते हैं
कि 5 फरवरी 1170 ईस्वी के बिजुले शिलालेख के अनुसार सांभर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना की। साथ में सांभर झील का क्या कराया? निर्माण। कुछ जगह ऐसे मिलता है निर्माण कराया, और मैं यहां लिखा रहा हूं विकास कराया। निर्माण और विकास का तात्पर्य क्या है? सांभर खारे पानी की झील है, इसका निर्माण किया जाना संभव नहीं है, सिर्फ विकास। ये नेचुरल झील है, ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं खारे पानी की झीलें, चलो भाई खारे पानी की झीलें बनाएंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो खारे पानी की सारी झीलें प्राकृतिक होती हैं, निर्माण किया जाना पॉसिबल नहीं है। विकास कराया किसने? वासुदेव चौहान ने। तो ये तो किसकी बात हुई? सांभर के चौहान, जंगल देश के चौहान। और उसके बाद फिर मैंने बात की है कहां के? सपादलक्ष या सांभर के चौहान। देखो आगे सपादलक्ष या सांभर के चौहानों में एक शासक हुए, उस शासक की मैं आपसे बात करता हूं, गुवक। गुवक प्रथम। कौन हुए? गुवक प्रथम नाम के एक शासक हुए, ठीक है। देखो गुवक प्रथम जो है ये प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। पहली बात यह है, प्रतिहार शासक कौन? नागभट्ट सेकंड के सामंत थे, नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। पहली बात मैंने कहा कि जब तक प्रतिहारों का शासन है तब तक ये लोग क्या है? सामंतों के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने निर्माण की मैं बात करता हूं तो इन्होंने हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर कहां स्थित है? रेवासा। रेवासा सीकर में जो मंदिर है हर्षनाथ और इनकी बहन थी जीर्ण माता, ठीक है। तो हर्षनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण भी किसके द्वारा? चौहान शासक, सांभर के चौहान शासक गुवक प्रथम के द्वारा करवाया गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एक और शासक हुए हैं, वो शासक हैं विग्रहराज चौहान द्वितीय। देखो विग्रहराज चौहान द्वितीय जो है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये प्रारंभिक चौहानों में, प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक, प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? विग्रहराज चौहान सेकंड। देखो विग्रहराज 4 हुए थे, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय की मैं बात कर रहा हूं, विग्रहराज तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ, 4 विग्रहराज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो विग्रहराज चौहान सेकंड जो है ये प्रारंभिक चौहानों में सबसे ज्यादा प्रतापी या शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और शासक की मैं आपसे बात करता हूं, वो शासक है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, 3 पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो पृथ्वीराज प्रथम जो है इनके समय में क्या हुआ? ये सांभर के शासक थे, ठीक है। सांभर के शासक पृथ्वीराज प्रथम जो है इनके समय में 1105 ईस्वी में पुष्कर पर चालुक्यों का आक्रमण हुआ। पुष्कर पर चालुक्यों का आक्रमण, मैंने कहा कि चालुक्य जो हैं इनके पैरेलल शासन कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? गुजरात वाले भूभाग पर। पुष्कर पर चालुक्यों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को इन्होंने क्या कर दिया? विफल कर दिया। सांभर के चौहान शासक, कहां के चौहान शासक हैं ये? सांभर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में पुष्कर पर हुए चालुक्यों के आक्रमण को क्या कर दिया? चालुक्यों का आक्रमण जो हुआ उसको क्या कर दिया? विफल कर दिया। आक्रमण को विफल किया, चालुक्यों के आक्रमण को क्या किया? विफल किया। और विफल करके एक उपाधि धारण की, वो उपाधि थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है उपाधि की मैं बात कर रहा हूं इसकी, वो उपाधि थी परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परमेश्वर। तो देखो ये उपाधि जो है बहुत पहले से चली आ रही है,
गुप्त काल से चली आ रही है। प्रतिहार वंश में हमने बात की, नागभट्ट सेकंड जो थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और यहां सांभर के चौहान शासकों में पृथ्वीराज प्रथम शासक थे जिन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1105 ईस्वी में पुष्कर पर चालुक्यों के हुए आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। तो उसके बाद देखो पृथ्वीराज प्रथम जो है इनके पुत्र हुए हैं अजय राज। कौन हुए हैं? इनके पुत्र हुए हैं अजय राज। और यहां से शुरुआत होती है अजमेर के चौहान। देखो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, सांभर के जो चौहान शासन, जो सांभर में शासन चल रहा था, तो यहां विग्रहराज चौहान जो है, इनके बाद एक शासक का जिक्र हम और कर लेते हैं। इनके बाद एक शासक हुए सांभर के चौहान राजा वाकपति। राजा वाकपति, सांभर के चौहान राजा वाकपति जो हैं, इनके पुत्र हुए लक्ष्मण चौहान। कौन हुए? लक्ष्मण चौहान। ये लक्ष्मण चौहान जो हैं, इन्होंने 960 ईस्वी में नाडोल, नाडोल कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है? नाडोल पाली में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। या आपसे पूछा जाए कि भाई नाडोल में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण चौहान थे। कब स्थापना की? 960 ईस्वी में। लक्ष्मण चौहान के पिता कौन थे? राजा वाकपति। और राजा वाकपति कहां के शासक थे? सांभर के शासक थे। तो हम देखो गोवक प्रथम के बाद विग्रहराज चौहान, विग्रहराज चौहान सेकंड के बाद राजा वाकपति, राजा वाकपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। उसके बाद पृथ्वीराज प्रथम की मैंने आपसे बात की है। पृथ्वीराज प्रथम जो है, इन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि क्या की? धारण की, क्योंकि इन्होंने चालुक्यों के पुष्कर पर हुए आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हुए फिर कौन? अजयराज। और अजयराज से स्टार्ट होता है कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। तो देखो हमने बात की है जांगल देश के चौहान, सपाद या सांभर के चौहान। अब हम बात करने जा रहे हैं कहां के चौहान? अजमेर के चौहान, क्योंकि अजयराज से शुरुआत होती है अजमेर के चौहान। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं। देखो आगे बात करने से पहले एक छोटा सा इंडेक्स खींच देता हूं मैं। देखिए अभी मैंने आपसे चौहान वंश की बात की। चौहान वंश की जो शुरुआत है वो हमने मानी कहां से? जांगल देश से। कहां से मानी? जांगल देश से चौहान वंश की क्या हुई? शुरुआत हुई। और राजधानी भी पढ़ी हमने साथ के साथ क्या? अहिछत्रपुर। ठीक है, उसके बाद फिर जांगल देश के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। फिर आते हैं कहां के चौहान? सांभर के चौहान। कहां के चौहान? सांभर के चौहान। और सांभर के चौहानों की राजधानी जो है, या सपाद लक्ष्य के चौहान हम कह सकते हैं इसको, सांभर के चौहान बोल दें, क्या बोल दें? सपाद लक्ष्य के चौहान। सांभर के चौहान या सपाद लक्ष्य के चौहानों की राजधानी सांभर ही रही है। ठीक है, उसके बाद देखो सांभर के जो चौहान है, इन्हीं से आगे चलकर हम बात करेंगे कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। और जब अजमेर के चौहान समाप्त होंगे तब हम आपसे आगे बात करेंगे कहां के चौहान? रणथंभौर के चौहान। ठीक है, और रणथंभौर के चौहान वंश की जब समाप्ति होगी तो उसके बाद आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से भूभाग की बात करेंगे, वो है राठ क्षेत्र। ध्यान दिलाएंगे आपको राठ क्षेत्र के बारे में, क्या यहां पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये तो देखो सांभर प्रॉपर वे में चला रहा। जांगल देश से शुरुआत हुई चौहानों की, जांगल देश से सांभर आए, सांभर से अजमेर, अजमेर से रणथंभौर, ये मूल शाखा हुई चौहानों की। या हम कहें कि भाई मूल जो वंश है वो ये हुआ। लेकिन साइड में निकल के जब शाखा के तौर पर गया, तो अभी मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, इधर की बजाय मैं इधर लिख देता हूं। यहां से निकली एक लाइन। कहां से निकली? सांभर के राजा वाकपति कौन थे? सांभर के राजा कौन थे? राजा वाकपति। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इस राजा वाकपति के पुत्र हुए, इसके पुत्र हुए कौन? लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान। और लक्ष्मण चौहान जो है, इन्होंने 960 ईस्वी में कहां?
नाडोल में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। ये लाइन अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो देखो सांभर में, अजमेर नहीं था उस समय, सांभर ही था। जब सांभर पर राजा वाकपति शासन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? राजा वाकपति जब सांभर पर शासन कर रहे थे तो उसके पुत्र लक्ष्मण चौहान जो है, उन्होंने क्या किया? नाडोल पर चौहान वंश की क्या कर डाली? स्थापना कर डाली। तो यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले साइड में निकल के आएंगे तो कहां के चौहान? नाडोल के चौहान। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिहार वंश की शुरुआत कहां से हुई? अवंती से हुई, राजा हरिश्चंद्र ने की। लेकिन शाखा के तौर पर सबसे पहले कहां है? मंडोर आए। तो प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीनतम शाखा क्या कहलाई? मंडोर कहलाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि चौहान वंश की शुरुआत कहां से हुई? जांगल देश से हुई। राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई जांगल देश के बाद कहां के चौहान कहलाए? सपादलक्ष या सांभर के चौहान कहलाए। और सपादलक्ष या सांभर के चौहान वंश के संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं कि भाई चौहान वंश की सबसे प्राचीनतम शाखा या पहली शाखा कौन सी थी? तो शाखा के तौर पर सबसे पहले निकल के गए तो कहां चले गए? नाडोल चले गए। इसलिए सबसे प्राचीनतम और पहली शाखा क्या कहलाई? नाडोल के चौहान। ठीक है, तो चौहान वंश की सबसे पहली और प्राचीनतम शाखा कौन सी है? नाडोल है। नाडोल के जो चौहान हैं, देखो यहां से बड़ी गड़बड़ हुई। नाडोल के जो चौहान हैं, यहां से क्या हुआ? दो शाखाएं और निकली। एक शाखा कहलाई जालोर के चौहान। कहां के चौहान? जालोर के चौहान। और दूसरी शाखा जो है वो इधर निकली। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कहां के चौहान? बूंदी के चौहान। ठीक है, एक तरफ जालोर के चौहान, दूसरी तरफ क्या? बूंदी के चौहान। मूल रूप से नाडोल के चौहान भी शासन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई नाडोल के चौहान समाप्त, नाडोल में शासन कर रहे हैं, लेकिन एक साइड, एक शाखा इधर निकली, दूसरी शाखा इधर निकली। नाडोल के चौहान जो है आगे चलकर कुछ समय पश्चात जालोर के चौहानों में क्या हो गए? विलय हो गए। मतलब जालोर प्लस नाडोल एक ही जगह हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब जालोर के चौहान समाप्त हुए तो फिर यहां से शुरुआत हुई सिरोही के चौहान। कहां के चौहान? सिरोही के चौहान। ठीक है, और इधर जब बूंदी के चौहानों की मैं बात करता हूं तो बूंदी के चौहानों ने कंटिन्यू शासन किया है। कंटिन्यू शासन किया है। और कब तक शासन किया है? मैं सीधा कह दूं, आजादी तक शासन किया है। 1947 तक शासन किया। इधर सिरोही की बात करता हूं तो इन्होंने भी कंटिन्यू, कभी इधर हुए हैं, कभी दूसरे साम्राज्य में शामिल हुए हैं। फाइनली आजादी के समय में सिरोही नाम की रियासत मौजूद थी। ठीक है, लेकिन देखो जब बूंदी के चौहान अपना शासन चला रहे थे, शासन चल रहा था, इसी दौरान यहां से भी एक शाखा निकली। बूंदी के चौहानों से भी एक शाखा निकली। उसको हम बोल देते हैं कहां के चौहान? कोटा के चौहान। कहां के चौहान? कोटा के चौहान। कब की बात है? 1631 ईस्वी। बूंदी में शासन चल रहा था, चलता रहा लास्ट तक, लेकिन शाखा के तौर पर बूंदी से निकले कहां के चौहान? कोटा के चौहान। कब निकले? 1631 ईस्वी में। और कोटा रियासत का इतिहास भी कंटिन्यू आजादी तक चलता रहा। 1947 तक चलता रहा। लेकिन यहां से भी एक क्या निकली? शाखा निकल चुकी थी। वो चौहान कहलाए कहां के चौहान? झालावाड़ के चौहान। कहां के चौहान? झालावाड़ के चौहान। तो झालावाड़ के चौहान जो है, या हम कहें कि शाखा का निर्माण कब हुआ? 1838 ईस्वी में। ठीक है, झालावाड़ के चौहान। और झालावाड़ रियासत कब तक अस्तित्व में बनी रही? आजादी तक। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कहें कि भाई चौहानों को हम इस संदर्भ में देखेंगे, इस संदर्भ में चौहानों को हम पढ़ेंगे। जांगल देश से शुरुआत की, फिर सांभर के चौहान, पहले अजमेर के चौहान पढ़ेंगे सांभर के बाद, फिर उसके बाद रणथंभौर के चौहान। जब ये पूरा हो जाएगा फिर नाडोल के चौहान पढ़ेंगे। नाडोल के चौहानों पे जालोर के चौहान, फिर सिरोही के चौहान। फिर हम बात करेंगे इधर बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहानों को पूरा करने के बाद कोटा के चौहान, और कोटा के चौहानों को पूरा करने के बाद झालावाड़ के चौहान। इस प्रकार से पूरा राजवंश, जिसने पूरे, हम ये कहें कि राजपुताना में या राजस्थान में सभी शाखाएं कहां थी? राजस्थान में थी। तो राजस्थान में जम के शासन किया है किसने? चौहान राजवंश ने।
ठीक है, तो देखो मैंने यहां से शुरुआत की थी, जांगल देश से पढ़ा चुका मैं, जांगल देश प्राचीनतम राजधानी अहिच्छत्रपुर। फिर मैंने सांबर या सपालक्ष के चौहानों के बारे में भी आपको पढ़ा दिया है। सपालक्ष या सांबर के चौहानों की शुरुआत वासुदेव चौहान से हुई, उसके बाद एक के बाद हमने बात की। लास्ट शासक हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज प्रथम, जिन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि क्या की, धारण की। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं सांभर के चौहानों के बाद। फिर मैंने कहा कि पृथ्वीराज प्रथम जो है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हुए कौन, अजयराज। अजयराज जो है बेसिकली इन्होंने या इनके समय से शुरुआत होती है कहां के चौहान, अजमेर के चौहान। तो जांगल देश से सांबर के चौहानों के बाद हम बात कर रहे हैं किस, कहां के चौहान, अजमेर के चौहान। ये इंडेक्स आप बना लीजिएगा, समझने के लिए इंडेक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो सांभर के चौहानों के बाद हम बात करने जा रहे हैं कहां के चौहान, अजमेर के चौहान। देखो अजमेर के चौहानों के बारे में भी एक और इंडेक्स में खींच देता हूं, बड़ा आसान हो जाएगा हमारा काम। इंडेक्स में यहां खींच देता हूं। देखो शुरुआत जो है वो पृथ्वीराज प्रथम से हुई, पृथ्वीराज प्रथम यहां से शुरुआत हुई। इनके पुत्र हुए कौन, अजयराज। कौन हुए, अजयराज। अजयराज जो है इनका विवाह किससे हुआ, सोमलेखा से हुआ। किससे हुआ, सोमलेखा से। सोमलेखा से इनका विवाह हुआ तो उत्पन्न हुए कौन, अर्णोराज, या इन्हीं को बोलते हैं अन्नाजी। ठीक है, अर्णोराज या अन्नाजी जो है इनका विवाह हुआ कांचन देवी से। किससे हुआ, कांचन देवी से हुआ। ठीक है, कांचन देवी से इनका विवाह हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई कांचन देवी कौन थी, यहां मैं बात कर लेता हूं। चालुक्य शासक, चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री, चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी। इनसे इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ तो उत्पन्न हुए, यहां कौन कौन उत्पन्न हुए देखिए मैं बात कर लेता हूं। यहां उत्पन्न हुए जगदेव, एक पुत्र हुए विग्रहराज चतुर्थ, और एक पुत्र हुए सोमेश्वर। ठीक है, जगदेव जो है इनके पुत्र हुए पृथ्वीराज चौहान सेकंड। कौन हुए, पृथ्वीराज चौहान सेकंड। विग्रहराज चतुर्थ जो है इनका विवाह हुआ राजमती से। किससे हुआ, राजमती। और राजमती से जब इनका विवाह हुआ तो दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र है अपरगांग, अपरगांगे, और दूसरे पुत्र हैं नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, इधर सोमेश्वर जो है इनका विवाह हुआ कर्पूरी देवी से। किससे हुआ, कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी से जब इनका विवाह हुआ तो यहां उत्पन्न हुए दो पुत्र। एक पुत्र का नाम था हरिराज और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान त्रत। पृथ्वीराज चौहान त्रत। तो एक पुत्र कौन हुए, हरिराज हुए, दूसरे पुत्र कौन हुए, पृथ्वीराज चौहान त्रत हुए। ठीक है, देखो पृथ्वीराज चौहान त्रत जो है इनका विवाह हुआ संयोगिता से। किससे हुआ, संयोगिता। ठीक है, इनका विवाह संयोगिता से हुआ और संयोगिता से यहां हम एक और पुत्र की बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र जो है वो है गोविंदराज। कौन है, गोविंदराज। किसके पुत्र हैं गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र है। तो देखो एक बार इंडेक्स को आप पुनः समझ लीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। यहां से देखो इतिहास आपको एक एक चीजें मैं निकाल के दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
पृथ्वीराज प्रथम कहां के शासक थे? सांभर के शासक थे। उनके पुत्र कौन हुए? अजयराज हुए। अजयराज का विवाह किनसे हुआ? सोमलेखा से हुआ। इतिहास में जहां जहां मैं प्लस का निशान लगाऊंगा समझ लेना कि क्या होगा? विवाह हुआ। ठीक है, और जहां जहां क्रॉस का निशान लगाऊंगा समझ लीजिएगा तो मृत्यु होगी या फिर युद्ध होगा। ठीक है, अजयराज जो है इनका शासनकाल भी मैंने लिखा है। इनका शासनकाल 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी का जो समय है वो इनका क्या है? शासनकाल है। ठीक है, अजयराज और सोमलेखा जो है इनके उत्पन्न हुए कौन? अरुणोराज या अन्नाजी। अरुणोराज या अन्नाजी जो है इनका शासनकाल 1133 से लेकर के 1153 तक रहा है। 1133 से 1153। ठीक है, अरुणराज अन्नाजी, इनका विवाह कांचन देवी से हुआ। कांचन देवी कौन है? चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री है। ठीक है, अरुणराज या अन्नाजी के 3 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था जगदेव, एक पुत्र का नाम था विग्रहराज चतुर्थ और एक पुत्र का नाम था सोमेश्वर। जगदेव जो है इन्होंने अपने पिता की क्या की? हत्या की। किसकी हत्या? अरुणराज की हत्या की। अरुणराज की हत्या कब की? 1153 ईस्वी में की, और 1153 ईस्वी में ये क्या बन गए? शासक बन गए। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये शासक नहीं रहे। अरुणराज के बाद देखो मैं कह सकता हूं ये अरुणराज शासक बने। अरुणराज के बाद शासक कौन बने? जगदेव बने, लेकिन ये लंबे समय तक शासक नहीं रहे, बस 1153 ईस्वी में बने। 1153 ईस्वी में ही जगदेव जो है इनको पराजित करके बनने चाहिए थे शासक कौन? पृथ्वीराज चौहान सेकंड, लेकिन बने कौन? विग्रहराज चतुर्थ। मतलब अरुणराज के दूसरे पुत्र विग्रहराज चतुर्थ। हम कह सकते हैं कि जगदेव के बाद शासक कौन बने? विग्रहराज चतुर्थ बने। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु, विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल में देखता हूं तो देखो 53 तक तो ये हो गए। 1153 में ही ये शासक बने, और 1153 से लेकर कब तक? 1163 ईस्वी तक शासक रहे कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात फिर शासक बने कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन बने? विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद फिर शासक बने अपरगांगे। कौन बने? अपरगांगे। 1163 ईस्वी में अपरगांगे शासक बने। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अपरगांगे शासक बने, लेकिन अपरगांगे भी कोई लंबे समय तक शासक नहीं रहे, फिर शासक बने। देखो मैं यहां लिख देता हूं 4 नंबर। क्या लिख देता हूं? 4 नंबर, क्योंकि विग्रहराज के बाद शासक कौन बने? अपरगांगे। और उसके बाद फिर शासक बने पृथ्वीराज चौहान सेकंड। पृथ्वीराज चौहान प्रथम ये है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, ये शासक बने। नंबर 5 में लिख देता हूं, ये शासक बने। कब तक रहे? 1163 से 1169 ईस्वी तक शासक रहे कौन? पृथ्वीराज चौहान सेकंड। पृथ्वीराज चौहान सेकंड की निसंतान मृत्यु हुई, उसके बाद फिर शासक बने कौन? देखो यहां ये भी शासक बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं, फिर बने कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर का देखो मैं सीरियल नंबर क्या दे दूं? 6 नंबर दे देता हूं। ठीक है, 5 नंबर वो, 6 नंबर ये। इनका शासनकाल रहा है 1169 से 1178, क्योंकि 1169 तक तो ये शासक रहे हैं। उसके बाद 69 से 78 ईस्वी तक शासक रहे हैं कौन? सोमेश्वर। और 1178 के बाद फिर शासक बने हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन बने हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। शासनकाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है 1178 से 1192। ठीक है, 1178 से 1192 शासनकाल किसका है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है। यहां देखो कौन कौन बच गए हैं? हरिराज बच गए हैं, नागार्जुन बच गए हैं, और इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र कौन है? गोविंदराज। इनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो ये तीनों, नागार्जुन, हरिराज और गोविंदराज, तीनों बच गए हैं। बाकी सारे लोगों को हमने शासक के संदर्भ में देख लिया है। तो ये जनरली इंडेक्स था। इस इंडेक्स के बगैर आप अजमेर के चौहान नहीं समझ सकते थे। अब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या नहीं है? देखो पृथ्वीराज प्रथम तक तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो सांभर के चौहान शासक थे। हमें एक एक करके पढ़ना है। कहां के चौहान? अजमेर के चौहानों में सबसे पहले आएगा अजयराज। अब मैं देखो मैंने यहां लिख देता हूं सबसे पहला शासक। सबसे पहला शासक कौन है? अजयराज। अजयराज। देखो अजयराज की मैं बात करता हूं। शासनकाल अभी मैंने लिख रखा है 1113 से 1133 ईस्वी। ये क्या है? इसका शासनकाल है। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम कहां के शासक थे? सांभर के शासक थे के पुत्र। ठीक है, हालांकि इतिहास में पुत्र पिता नहीं पूछा जाता है,
लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल ही सांभर से अजमेर के चौहानों की शुरुआत हो रही, तो लिख देते हैं पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, दूसरी बात देखो, अजयराज जो है इन्होंने क्या किया, 1113 ईस्वी में मालवा के शासक नरवर्मन, मालवा के शासक कौन थे, नरवर्मन से सुरक्षा हेतु क्या करवाया, अजयमेरु दुर्ग का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया, अजयमेरु नगर और अजयमेरु दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण कर, अजयमेरु नगर और अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। और राजधानी अब तक सांभर थी, अब राजधानी क्या बन गया, अजयमेरु बन गया। क्या बन गया, अब राजधानी किसे बना दिया गया, अजयमेरु को बना दिया गया। पहली बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो 1113 ईस्वी में इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन से सुरक्षा हेतु अजयमेरु नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, और साथ में अजयमेरु दुर्ग का क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। देखिए अजयराज जो है, इनका विवाह में बात करूं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था सोमलेखा। सोमलेखा, या हम बात करें सोमलवती, सोमलेखा बोल दें या क्या बोल दें, सोमलवती बोल दें। देखो अजयराज जो हैं इन्होंने सिक्के चलाए, क्या चलाए, इन्होंने सिक्के चलाए, अजयराज ने सिक्के चलाए। उन सिक्कों पर एक तरफ लिखा अजयदेव, सिक्के चलाए, उन सिक्कों पर एक तरफ क्या लिखा, एक तरफ लिखा खुद का नाम अजयदेव, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी का नाम लिखा सोमलेखा। तो देखो पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, एक तरफ खुद का नाम लिख दिया अजयदेव और दूसरी तरफ पत्नी का नाम लिख दिया सोमलेखा। देखो अजयराज जो है बेसिकली ये शैव मत को मानते थे। कौन से मत को मानते थे, शैव मत को मानते थे। और शैव मत को मानने के बावजूद भी इन्होंने अजमेर में पार्श्वनाथ के जैन मंदिर, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर, पार्श्वनाथ के जो जैन मंदिर है, इन जैन मंदिरों के लिए स्वर्ण कलश क्या किए, भेंट किए, स्वर्ण कलश भेंट, स्वर्ण कलश भेंट किए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपने ही धर्म को प्रोत्साहन करे, ऐसा नहीं था। शिव मत को मानने के बावजूद भी इन्होंने पार्श्वनाथ के जो जैन मंदिर है अजमेर में, उनके लिए क्या किया, स्वर्ण कलश भेंट किया। देखो बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, निर्माण कार्य भी कराए, सिक्के भी चलाए, और हम ये कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं था, शैव मत को मानने के बावजूद भी जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो सांप्रदायिक रूप से भी ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस टाइप के नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में एक इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। कौन हुए हैं, गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई अजयराज जो है ये तो चौहान साम्राज्य के निर्माण करता है, चौहान साम्राज्य के निर्माण करता। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अजमेर के किस चौहान शासक को चौहान साम्राज्य का निर्माण करता कहा जाता है। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान साम्राज्य के निर्माणकर्ता कहलाते हैं कौन, अजयराज। ठीक है, और लास्ट समय में देखो ये अपना संपूर्ण साम्राज्य जो है, संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र कौन थे, देखो अजयराज के पुत्र कौन थे, अर्णोराज। अपने पुत्र अर्णोराज के पक्ष में त्याग कर, सौंप कर कहां चले गए, पुष्कर के जंगलों में तपस्या करने हेतु चले गए। पुष्कर के जंगलों में क्या किया, तपस्या करने हेतु चले गए, मतलब सारा साम्राज्य क्या कर दिया, त्याग दिया। तो देखो अजयराज के बारे में एक बार फिर मैं आपसे बात करता हूं। अजयराज जो है सांभर के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने 1113 ईस्वी में मालवा के परमार शासक नरवर्मन से सुरक्षा हेतु
अजयमेरु नगर की स्थापना की उसे अपनी राजधानी बनाया। साथ में अजयमेरु दुर्ग का क्या कराया, निर्माण कराया। इनकी पत्नी का नाम सोमलेखा या सोमलवती था। इन्होंने अपने सिक्कों पर अपनी खुद का नाम अजयदेव और पत्नी का नाम सोमलेखा उत्कीर्ण कराया। शैव मत को मानने के बावजूद भी इन्होंने अजमेर में स्थित पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए स्वर्ण कलश क्या किए, भेंट किए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जो है वो अजयराज को चौहान साम्राज्य का क्या कहते हैं, निर्माणकर्ता कहते हैं। और अंतिम समय में अब यह अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र कौन, अर्णोराज के पक्ष में त्याग कर पुष्कर के जंगलों में तपस्या करने हेतु चले गए। ठीक है, तो यह बात हुई किसकी, अजयराज की। तो यहां से मैं अजयराज को समझ में आया होगा। देखो अजयराज को पढ़ने के बाद अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। अजयराज को पढ़ने के बाद फिर मैं अगले शासक के बारे में बात करता हूं। देखो यहां से मैं पृथ्वीराज प्रथम को हटा दूं, आपको हो तो चलो लिख देता हूं पृथ्वीराज प्रथम। देखिए उसके बाद देखिए अगले जो शासक यहां हमारे हुए कौन, अजयराज के बाद शासक बने अर्णोराज या अन्नाजी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अर्णोराज या इसी को बोलते हैं अन्नाजी। अर्णोराज या अन्नाजी जो हैं इनके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इनका शासनकाल था 1133 से 1153 ईस्वी। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं अर्णोराज या अन्नाजी 1133 से 1153 ईस्वी शासनकाल। सबसे पहली बात, इन्होंने 1135 से 37 ईस्वी के मध्य, मैं बात कर रहा हूं 1135 से 37 ईस्वी के मध्य तुर्कों के संहार के बाद, तुर्कों के संहार के बाद ऐसा मानते हैं गजनी और तुर्क सेना से इनका संघर्ष हुआ, उनको पराजित किया। उनके संहार के बाद, इन तुर्कों के संहार के बाद इनके रक्त से रंगी भूमि, रक्त से रंगी भूमि को साफ करने हेतु, भूमि को साफ करने हेतु, साफ करने हेतु कौन सी नदी, चंद्रा नदी के पानी को रोककर, चंद्रा नदी, एक और नदी में यहां लिख देता हूं बांडी नदी के पानी को रोककर एक झील का निर्माण कराया। वो झील थी अनासागर झील। कौन सी झील, अनासागर झील। तो सबसे पहली बात तो अर्णोराज या अन्नाजी द्वारा 1135 से 37 ईस्वी के मध्य तुर्कों के संहार के बाद उनके रक्त से रंगी भूमि को साफ करने के लिए चंद्रा नदी या बांडी नदी के पानी को रोककर कौन सी झील, अनासागर झील का क्या कराया, निर्माण करवाया। कोई दिक्कत। दूसरी बात, दूसरा जो निर्माण है वराह मंदिर। कौन सा मंदिर, वराह मंदिर। वराह मंदिर कहां बनवाया, पुष्कर में बनवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। इसकी वराह मूर्ति, वराह मूर्ति मतलब, वराह मूर्ति का तात्पर्य है विष्णु की मूर्ति, विष्णु देवता। ठीक है, वराह मूर्ति का तात्पर्य विष्णु जी की मूर्ति। और विष्णु जी की जो मूर्ति है, चूंकि हम जानते हैं विष्णु जी ने कितने अवतार लिए, 10 अवतार लिए, तीसरा अवतार वराह अवतार था। ठीक है, इस विष्णु जी की मूर्ति को जहांगीर ने क्या किया, इस मंदिर से उठाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया। कौन सी झील में, पुष्कर झील में। जहांगीर ने इस वराह मूर्ति को उठाकर कहा, पुष्कर झील में फेंकवा दिया। तो पहला निर्माण कार्य अनासागर झील थी, दूसरा निर्माण कार्य वराह मंदिर। देखो इनका विवाह, मैं बात कर रहा हूं विवाह की, अगर मैं बात करता हूं तो विवाह में हम जनरली देखते हैं इनका विवाह, अभी मैंने यहां लिखा है चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कौन, कांचन देवी। तो पत्नी कौन है, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री। और पुत्री का नाम क्या है, कांचन देवी। क्या नाम है, कांचन देवी। ठीक है, देखो
चालुक्यों और चौहानों के मध्य हमेशा संघर्ष चले आ रहे थे, संघर्ष कंटिन्यू लगातार चलते रहते थे। इस संघर्ष को समाप्त किया किसने? चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने। क्या करके? अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे किया? अर्णोराज या अन्नाजी से कर दिया। देखो, काफी शांतिपूर्वक शासन कर रहे थे अर्णोराज या अन्नाजी, और शांतिपूर्वक शासन करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साम्राज्य की हम कहें कि भाई साम्राज्य की इच्छा के संदर्भ में देखें तो अर्णोराज या अन्नाजी जो है, इनके पुत्र जगदेव जो है, इन्होंने 1153 ईस्वी में अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो हम ये कहें कि भाई अर्णोराज या अन्नाजी जो है, इसकी हत्या की गई। किसके द्वारा की गई? इसके पुत्र जगदेव के द्वारा। कब की गई? जगदेव ने 1153 ईस्वी में अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी, और जगदेव अजमेर का क्या बन गया? शासक बन गया। देखो, जगदेव जो है, इसे चौहानों में पितृहंता, चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। किसको? जगदेव को। आपसे पूछा जाए प्रतिहारों में पितृहंता कौन कहलाते हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है, उन्होंने अपने पिता रामदेव या रामभद्र की हत्या करके मिहिर भोज शासक बने, तो वो कौन कहलाते हैं? वो प्रतिहारों में पितृहंता कहलाते हैं। और यहां चौहानों में पितृहंता कहलाते हैं कौन? जगदेव। देखो, अर्णोराज या अन्नाजी जो है, इनके बारे में एक लाइन और मैं बता देना चाहूंगा। इनके दरबार में दरबारी विद्वान कौन कौन से दरबारी विद्वान इनके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। इनके दरबार में 2 दरबारी विद्वान रहते थे। एक का नाम था देवबोध, और दूसरे का नाम था धर्मघोष। देवबोध और दूसरा कौन है? धर्मघोष। तो देवबोध और धर्मघोष नामक ये दरबारी विद्वान थे। इन दरबारी विद्वानों के कहने पर ही इन्होंने पशु बलि पर क्या कर दिया? पशुवध को प्रतिबंधित कर दिया, निषेधित कर दिया। पशुवध को क्या कर दिया? निषेध कर दिया। ठीक है, तो काफी अच्छे शासक रहे हैं, लेकिन देखो, हत्या, साम्राज्य की लालसा के चक्कर में पुत्र ने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये इतिहास में बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। साम्राज्य की प्राप्ति के चक्कर में कब कोई पिता अपने पुत्र की, कब कोई पुत्र अपने पिता की, कब कोई पिता अपनी पुत्री की बलि चढ़ा दे, कोई पता नहीं। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हम इतिहास में आपको बताएंगे। कई बार पुत्रियों की बलि चढ़ गई, तो कई बार पत्नियों की बलि चढ़ गई, पत्नियों की भी साथ के साथ बलि चढ़ जाती कई बार। ठीक है, बलि का तात्पर्य यूज करना, पत्नी को यूज कर लिया, पुत्री को यूज कर लिया। ठीक है, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, पिता ने पुत्र की हत्या, इस प्रकार की घटनाएं आम बातें थी। ठीक है, तो ये हुए दूसरे शासक कौन? अर्णोराज या अन्नाजी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। 35 से 37 ईस्वी के मध्य तुर्कों के संहार के बाद उनके रक्त से रंगी भूमि को साफ करने के लिए अनासागर झील का निर्माण कराया। साथ में वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर अजमेर में कराया, लेकिन इसकी वराह मूर्ति को जहांगीर ने उठाकर कहां डाल दिया? पुष्कर झील में फिकवा दिया। ठीक है, इनकी पत्नी का इनका विवाह जो है चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से हुआ, और यह विवाह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह रहा। क्यों रहा? क्योंकि लंबे समय से चालुक्य और चौहानों के बीच संघर्ष चला आ रहा था। उस संघर्ष को इस विवाह के माध्यम से विराम मिला। ठीक है, इनके दरबार में विद्वान देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान रहते थे, और इनके कहने पर ही इन्होंने पशुवध को क्या कर दिया? निषेधित कर दिया। हत्या की बात करें, अंतिम समय में हम ये कहें कि इनके पुत्र जगदेव ने 1153 ईस्वी में इनकी क्या की? हत्या की। जगदेव को चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है, और बहुत ज्यादा नहीं, 1153 ईस्वी में ही अर्णोराज जो हैं, इनके दूसरे पुत्र, एक पुत्र तो जगदेव हुए, दूसरे पुत्र कौन हुए? विग्रहराज। दूसरे पुत्र विग्रहराज जो हैं, इन्होंने 1153 ईस्वी में ही जगदेव को पराजित किया, और जगदेव को पराजित करने के बाद इनकी हत्या की, और हत्या के बाद शासक बने विग्रहराज चतुर्थ। तो अगले शासक हम पढ़ेंगे कौन से? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद फिर हम एक एक करके आगे बात आपसे डिटेल से करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ करेंगे, उसके बाद इधर अपर गांगे, फिर पृथ्वीराज चौहान सेकंड, फिर इधर सोमेश्वर, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय। डिटेल से इनके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लासेज में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो, अब आपको एक बात मैं बता देना चाहूंगा, समझा देना चाहूंगा, इतिहास अब अपने प्रॉपर वे में आ चुका है। अब आपको कंटिन्यू क्लासेस को पढ़ते रहना है। ठीक है, क्योंकि अब हम लगभग कहानियां सुना रहे हैं, और इस कहानी के दौर में आपको अपने आप को मिस नहीं करना है, अन्यथा फिर आपसे पूरा इतिहास मिस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।